So hello everyone and welcome to this video. In today's video we will be covering chapter 1 of class 9th and its name is Matters in Our Surrounding. So far we have covered 4 parts of the same chapter. You can watch those videos by clicking on the link that is given in the description box, or you can also visit class 9 chemistry playlist on our channel and then watch other 4 videos before watching this one if you want to understand the entire chapter in an easy way. So let's start. This is the last part of first chapter, so it won't be that long. We'll be simply summing up what we have studied so far. So let's start. Let's start. इस चैप्टर में हम प्लाज्मा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बोसोन के बारे में पढ़ेंगे. प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC ये मैटर के 4th और 5th स्टेट है. हमने 3 स्टेट मैटर के ऑलरेडी कवर कर लिया है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी, उनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, ये सारा चीज़ हमने देख लिया है. इवेपोरेशन, स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर, ठीक है, ये सारा चीज़ देख लिया है हमने, कैसे मैटर स्टेट चेंज करता है, और दूसरी चीज़ देख लिया है. ठीक, आज की वीडियो में हमने क्या करना है कि जो चीज़ें बची हुई हैं उनको एक बार देख लेना है. ब्रीफली जो है इनका समरी हम देख लेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. प्लाज्मा स्टेट के बारे में पढ़ना है. ठीक है, देखिए इसके बारे में आप सीधे याद रखिए कि ये आयोनाइज्ड गैस होते हैं. ठीक है, दिस इज आयोनाइज्ड गैस. आयोनाइज्ड गैस, जब गैस को हम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर जो है गर्म करते हैं, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर, तब हमें प्लाज्मा मिलता है. ठीक, और इसका एग्जांपल हमारे पास जो है वो स्टार्स जो स्टार्स आसमान में दिखते हैं, चमकते हुए तारे, वो प्लाज्मा का एग्जांपल है. मतलब उनके अंदर भी आयोनाइज्ड गैस की वजह से हीट रेडिएट होता है, लाइट रेडिएट होता है, तो वो भी क्या होते हैं, वो प्लाज्मा स्टेट में होते हैं. ठीक, और इसका एग्जांपल आप बताइए, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं और नियॉन साइन बल्ब, आप इंटरनेट पर सर्च करिए, गूगल पर जाकर के नियॉन साइन बल्ब आपको दिख जाएगा. उसमें भी जो है प्लाज्मा स्टेट में जो है मैटर पाया जाता है. ठीक, तो इनको आपको याद रखना है. बस इतना ही बात कि गैसेस को जो है हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और वो आयनाइज हो जाते हैं. ठीक, और वही जो है हमारा प्लाज्मा स्टेट देते हैं. ठीक है, और जो हमारे स्टार हैं जैसे कि सन हो गया या और दूसरा भी स्टार हो गया, वो भी प्लाज्मा की वजह से ही चमक रहे होते हैं. राइट, चलो ये बात याद रखना आपको. अगला है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसलिए पड़ा है कि 2 लोग थे, 2 साइंटिस्ट थे. एक अल्बर्ट आइंस्टीन थे और एक SN बोस, दैट इज सत्येंद्र नाथ बोस. इन दोनों ने मिलकर जो है इसे काम किया था. इसमें होता क्या है कि जो गैसेस होते हैं, ये ठीक उसका एक तरह से आप समझिए कि उल्टा है. वहाँ गैस को हम क्या करते हैं कि बहुत 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 हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, और यहाँ पर बहुत लो टेम्परेचर ले जाते हैं, बहुत लो टेम्परेचर ले जाते हैं. ठीक, इतना लो टेम्परेचर ले जाते हैं, 0 केल्विन ले जाते हैं, विच मीन्स -273.16 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पर जब हम ले आते हैं तब हमको BEC दैट इज़ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मिलता है. ठीक, अच्छा, ये इन लोगों ने पेपर लिखा था. ये सत्येंद्र नाथ बोस ने जो 1924 में एक थ्योरी लिखा था, और उसको रिव्यू के लिए या उसको सबमिट करने या फिर रीडिंग के लिए, जो भी हो, के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन के पास भेजा था. 1925 में इन लोगों ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का थ्योरी दिया था कि ऐसे स्टेट भी एक होता है. ठीक, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है जिन लोगों ने ये काम किया, मतलब कि जिन लोगों ने ये काम किया टेम्परेचर को इतना नीचे करके और इस स्टेट को जो है अचीव कर लिया. उनमें नाम आता है 3 लोगों का. ठीक है, एक है एरिक कॉर्नल. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं एरिक कॉर्नल, और अगला नाम है वोल्फगैंग कर्टल. ये वोल्फगैंग कर्टल और कार्ल E. वीमेन, ये 3 लोग हैं. इन्होंने 1995 में जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो जिसको कहते हैं, यानी कि 0 केल्विन, वहाँ तक टेम्परेचर को ले जा करके रुबिडियम गैस और सोडियम एटम से जो है इन लोगों ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बना लिया था. और इनको 2001 में इसी की वजह से जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था.
ठीक है, तो इतनी बात याद रखना है आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में और प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो है मैटर अब एनसीईआरटी का ख़त्म हो गया। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेंगे और एक बार पूरी की जो है समरी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम समरी को। सबसे पहले देखेंगे हम कि मैटर जो है वो फिज़िकल और केमिकल नेचर के ऐसे जो हमारे एंशिएंट ऋषि मुनि थे उन लोगों ने 5 पार्ट में जो है डिवाइड किया था, वो एयर, वाटर, ये सब करके, अग्नि करके। लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने मैटर को 5 पार्ट में डिवाइड किया है और मेजरली वो हमारे 3 पार्ट हैं। ठीक, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैटर के क्लासिफिकेशन का 2 बेस था, एक था फिजिकल बेस कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, और एक था केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक, हमने देख लिया है केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम इनको सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड करते हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पे हम इन्हें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड करते हैं। ठीक, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, अभी हम इधर पढ़ रहे होते हैं। ठीक, तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे जो है हम मैटर के 3 मेजर पार्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस देखते हैं। ठीक, अब है कि जो पार्टिकल मोड ऑफ 3 स्टेट की जो तीनों स्टेट हैं मैटर के, जो तीनों स्टेट हैं मैटर के, उनका पार्टिकल का हालत क्या है, यानी कि उनके पार्टिकल का स्टेट क्या है, वो पार्टिकल कैसे है, कहाँ पे। ठीक, यहाँ पे अच्छा विजुअलाइजेशन किया गया है, आपको समझने में आसानी होगा। सबसे पहले कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक, यानी कि कोई भी मैटर किस स्टेट में है, ठीक है, कोई भी मैटर किस स्टेट में है, वो जो है इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक, क्या है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटर किसी भी वर्ड में लग गया तो मतलब होता है आपस में, मॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल, और डिस्टेंस यानी कि उसके मॉलिक्यूल के बीच में कितना डिस्टेंस है, एक से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कितना डिस्टेंस है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर स्पेस ज़्यादा होगा, जगह ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और इसका उल्टा होगा, अगर स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, वही वैसा एनर्जी जो मूवमेंट की वजह से होता है। तो अगर पार्टिकल ज़्यादा दूर हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मतलब उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो ये 3 चीज़ है। अब यहाँ पे जिससे लिखा हुआ है सॉलिड, तो सॉलिड में आप देखिए पार्टिकल्स कितने नज़दीक है ना, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो नज़दीक है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, इनके बीच में मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा, और इनके पार्टिकल्स के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो होगी, कम होगी। ठीक, इसी तरह लिक्विड का हम देखते हैं तो थोड़ा दूर दूर पर है, बहुत दूर नहीं है, नहीं इसकी तरह नज़दीक है, थोड़ा दूर पर है। तो इसमें क्या होगा, इसके कंपैरिजन में इसके काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में भी कम होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। देख सकते हैं आप गैस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है। ठीक, अब इसमें अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो ये आप देख करके ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मैटर कि उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसको समझना जरूरी है कि उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे मैटर के स्टेट जो है वो वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। लिखा हुआ है इन केस ऑफ सॉलिड के केस में द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर वेरी स्मॉल, कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है ना, स्पेस में बहुत कम होता है, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी लार्ज। स्पेस कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर फोर्स कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा। इन दोनों में ऐसे रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। द मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन। अब कह रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो है उनके बीच में उनके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट तो कर सकते हैं लेकिन उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है। हैंस द सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप, और यही वजह है कि उनके शेप जो है वो डिफिनिट होते हैं। ठीक, डिफरेंट वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम डिफिनिट होता है, एंड आर इनकॉम्प्रेसिबल, उनको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है। हमने देखा था कि उनमें नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, दबाया नहीं जा सकता है। ठीक, आगे है इन केस ऑफ लिक्विड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर समवॉट लार्ज एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज
फेयरली स्मॉल एज कम्पेयर टू द सॉलिड। अब इसमें क्या है कि देखिए इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपेरिजन में, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो कम होता है सॉलिड के कंपेरिजन में। जैसे जैसे स्पेस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कमेगा, राइट। तो वही इसमें लिखा हुआ है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड है मोर काइनेटिक एनर्जी। अब स्पेस ज़्यादा है उनके बीच में, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो obvious सी बात है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी सॉलिड से, ठीक। ड्यू टू लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होने की वजह से और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से द मॉलिक्यूल्स कैन इंटरचेंज देयर पोजिशन, उनके मॉलिक्यूल अपना जगह बदल लेते हैं, यानी कि वो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा दूर भी हो जाते हैं। ऐसा होता है जब हम उनके हीट सप्लाई कर रहे होते हैं। तो हैंस लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ वेजल एंड फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। यही वजह है कि लिक्विड जो है वेजल, वेजल मतलब होता है बर्तन, जिसमें वेसल मतलब जिसमें रखा जाता हो, वेसल का मतलब जहाज भी होता है। तो वेसल को जिसमें हम रख रहे होते हैं, बर्तन में जिसमें रख रहे होते हैं, उसी का वो शेप ले लेता है, ठीक है। ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में इतना जगह होता है कि जगह बदल सके अपना, है ना। इसके पार्टिकल्स के बीच में इतना जगह ही नहीं होता कि ये जगह बदले, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना टाइट होता है कि जगह बदलने ही नहीं देता है। लेकिन इसका क्या है, इसका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है थोड़ा और जगह ज़्यादा, इसलिए जगह चेंज कर लेते हैं। अब ऐसे एग्जांपल के तौर पर लीजिए कि आपने कुछ लिया, जैसे नींबू लिया, ठीक है, 12 15 20 नींबू लिया और उसको एक कपड़े में रख करके टाइट से बांध दिया, एकदम टाइट से, ठीक। अब आप उसको टेबल पे रखेंगे फिर भी वो गोल ही बना हुआ रहेगा, टाइट से आपने बांध दिया है, आप उसको कहीं पे भी रखें वैसा ही रहेगा। लेकिन आप उसको ऐसे लूज़ बांधिए तो अगर टेबल पर किया तो ऐसे फैल जाएगा, अगर उसको बॉटल में किया तो ऐसे लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो नींबू के बीच में जो जगह है वो ज़्यादा है, और जो आपने टाइट से नहीं बांधा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है नींबू के बीच में, ठीक। आई होप इट्स क्लियर, ठीक। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ गैसेज, गैस के केस में द इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर अबाउट 1000 टाइम्स मोर देन द लिक्विड्स, ठीक। बोल रहा है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो 1000 गुना ज़्यादा होता है लिक्विड के कंपैरिजन में। एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर ऑफ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड। बोला कि इसमें इनके पार्टिकल्स के बीच में तो ऑलमोस्ट 9 के बराबर इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। मतलब ऑब्वियस बात है कि अभी इतना दूर हो गया पार्टिकल तो बहुत कमजोर हो जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही बात लिखा हुआ है इसमें। नेग्लिजिबल मतलब जिसको अब बता चुके हैं ऑलरेडी कि जिसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है, न के बराबर। मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू का, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन हैंस, कि मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा दूर होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। गैसेज है नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, और यही वजह है कि गैसों का ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक। इनको किसी भी कंटेनर में रखिए उसका फॉर्म ले लेंगे और किसी भी कंटेनर में रखिए उसको पूरी तरह से भर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स नहीं है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज इज मैक्सिमम, और इनका जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि इनके पार्टिकल सबसे ज़्यादा दूर होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। एंड दे मूव रैंडमली एट हाई स्पीड, और ये रैंडमली इधर ऐसे 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 जहाँ तक घूम रहे होते हैं हाई स्पीड में, तेज़ी से। दीज मूविंग मॉलिक्यूल्स हिट द साइड्स ऑफ वेजल्स, वेजल मतलब ये जो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, मान लिया जाए कि इस वेजल में मैंने इस बर्तन में जो है गैस, किसी गैस को रखा, तो ये मॉलिक्यूल रैंडम जहाँ तक घूम रहा है, तो ये इसके वॉल पर इस पर प्रेशर लगाते हैं, ठीक। यही लिखा है एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एक्सर्ट मतलब होता है लगाना, अप्लाई करना, ठीक। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया, और ये आपको ध्यान में रखना है, इसको बार बार आप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इसको आप समझ जाओगे ना तो आप इजीली डिफाइन कर पाओगे, इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तीन चीज़ों को कनेक्ट करके हमेशा याद रखना है कि मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमेगा उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमेगा या मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी है जो वो बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे याद रखना। चलिए अब ये एक बहुत ही अच्छा टेबल है, ठीक। इसको हम देख लेते हैं ढंग से कि तीनों स्टेट को यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। सबसे पहले है कि इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस का ही है, जो भी कह लीजिए कि उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस। सॉलिड में क्या होता है, बहुत कम होता है और पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड स्टेट में स्पेस बहुत कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, और पार्टिकल्स बहुत नज़दीक सटे हुए होते हैं, ठीक। लिक्विड में क्या होता है, इसके कंपैरिजन में लार्ज होता है ना, लिखा हुआ है कंपैरेटिवली, यानी कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली मतलब कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली लार्ज। यहाँ पे हम रिलेटिवली भी लिख सकते थे, ठीक है, कि उसके रिलेशन में। तो कंपैरेटिवली मतलब किसी के कंपैरिजन में, रिलेटिवली मतलब किसी के रिलेशन में। तो सॉलिड के रिलेशन में या सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में ज़्यादा स्पेस होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, और इसके कंपैरिजन में लूजली ढीले पैक होते हैं।
गैसेस स्टेट में क्या है कि इसमें वेरी लार्ज, इसके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत लार्ज होता है, और पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, पार्टिकल बहुत ढीले पैक हैं, बहुत ढीले। ठीक, ये आप देख के यहाँ पर से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें बहुत टाइट पैक है, यहाँ पे थोड़ा लूज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूज है। ठीक, आगे है इंटर पार्टिकल फोर्स, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स का ये, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का ये, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये, सारी एक ही बात है। सॉलिड में बहुत स्ट्रांग होता है, लिक्विड में वीक होता है, और गैसेस स्टेट में वेरी वीक होता है। ठीक है, चलिए नेचर क्या है, यानी कि ये कैसे बिहेव करते हैं, इनका नेचर क्या है। ये वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हार्ड एंड रिजिड, मतलब इनका शेप चेंज नहीं होता है, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। लिक्विड क्या है, फ्लूइड है, और गैसेस हाईली फ्लूइड है, यानी कि ये तो बह ही सकता है, ये और तेज़ी से बह सकता है, और ये नहीं बह सकता है, मतलब कि ये रिजिड होते हैं, इनका शेप चेंज नहीं होता है, हार्ड होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि दबाया जा सकता है कि नहीं इनको। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा आप दबा ही नहीं सकते हैं, टूट जाएगा ज़्यादा दबाइएगा तो। लिक्विड स्टेट में थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, वेरी स्मॉल, लेकिन गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल हो सकता है। देखिए ये ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे आप देखिए, इसको अगर हम दबाना चाहें, इधर से दबाना चाहें, इधर दबाना चाहें, तो ये पार्टिकल जाएगा कहाँ, इसमें के बीच में तो ऑलरेडी कम जगह है, तो ये कैसे दबेगा। लिक्विड में क्या है कि हाँ जगह है तो थोड़ा थोड़ा दब सकता है, लेकिन गैस हाईली कंप्रेसिबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में तो बहुत ज़्यादा जगह है ना, तो हम अगर यहाँ से दबाएंगे तो ये पार्टिकल यहाँ आ सकता है, यहाँ से 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 यहाँ से, तो ये इतना छोटा बन सकता है, यानी कि ये दब सकता है। यही वजह है कि गैसेज हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, और सॉलिड लगभग न के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होते हैं, इनमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी देखी जाती है। ठीक, यही रीज़न है, ऐसा नहीं कि हम खुद से मन से साइंटिस्ट ने बताया, ऐसा नहीं, ये रीज़न है कि उनके बीच में जगह ही नहीं होता, तो वो ऐसे दबा करके जाएंगे कहाँ। राइट, चलिए, जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल में याद रखिए कि एक बेंच पर पहले से 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक, 3 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर इंटर स्टूडेंट स्पेस ज़्यादा है, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, तो इसमें और बैठ सकते हैं ना, यानी उनको हम बोल सकते हैं घसक सकता है। लेकिन अगर इस पर 7 स्टूडेंट ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो कैसे इस भी घसक सकते, नहीं हो सकता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है कि इनका शेप चेंज होता है या नहीं होता है, तो सॉलिड का डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों ही डिफरेंट होता है, नहीं इनका वॉल्यूम चेंज होता है, नहीं इनका शेप चेंज होता है। लिक्विड स्टेट में क्या है, इनडेफिनेट शेप, यानी कि शेप चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अब गैस स्टेट में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, यानी कि शेप और वॉल्यूम दोनों ही चेंज कर सकता है। राइट, डेंसिटी, ऑलरेडी हम डेंसिटी के बारे में बता चुके हैं। ठीक, इनका हाई होता है और सॉलिड से कम होता है लिक्विड का, और इसका सबसे कम होता है। डेंसिटी मतलब ये होता है कि उसमें कितना ज़्यादा पार्टिकल है यूनिट एरिया में। ठीक, तो वो क्या है, देखिए इसमें बहुत उतना ही एरिया है, उतना ही वॉल्यूम है। ठीक है, उतना ही वॉल्यूम है, सॉरी मैंने एरिया बोल दिया, वॉल्यूम बोलना चाहिए। उतना ही वॉल्यूम में इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल है, मान लेते हैं कि इसमें 6000 पार्टिकल है, और उतना ही वॉल्यूम में इसमें 2000 पार्टिकल है, उतना ही वॉल्यूम में इसमें 100 पार्टिकल है। तो जिसमें ज़्यादा पार्टिकल होगा ना वो ज़्यादा डेंस होगा, तो ये बहुत ज़्यादा डेंस, ये कम डेंस, और ये बहुत ना के बराबर डेंस। ठीक, डेंसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड की, उससे कम लिक्विड की, सबसे कम गैस की। ईजी, चलिए डेंसिटी यही है कि मास पर अपॉन वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी, कि उनके मॉलिक्यूल का मोशन या उनके पार्टिकल का मोशन या काइनेटिक एनर्जी की सी होती है। तो सॉलिड स्टेट में चूँकि बहुत नज़दीक होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक, इससे ज़्यादा है तो ये इसकी सबसे ज़्यादा इसकी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से घूम रहे होते हैं। ठीक, डिफ्यूजन मतलब एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में मिलना, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो सॉलिड स्टेट में डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होता है, लगभग न के बराबर होता है डिफ्यूजन। हालांकि इस सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि नहीं होता, इसमें भी होता है डिफ्यूजन। लिक्विड स्टेट में धीरे होता है, और गैसेस स्टेट में डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से होता है। थर्मल एक्सपेंसन का मतलब होता है कि हम जब उनको हीट देंगे तो वो एक्सपेंड करेंगे कि नहीं, वही थर्मल एक्सपेंशन करता है। थर्मी से आया, थर्मी का मतलब हीट होता है, तो कहीं भी आपको थर्मल दिखे तो आप समझिए कि वो हीट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसा बिजली जो गर्मी से बनाया गया, कोयला को जला करके। ठीक है, ये थर्मल पावर प्लांट, तो इसमें वेरी लो होता है, यानी सॉलिड को हीट करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं एक्सपेंड करेगा। लिक्विड में हायर देन सॉलिड, इससे ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा। ठीक, तो इस चार्ट को आप बार बार पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है इसीलिए, और इसको जो है आप साथ में समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ रट लिया या इसको देख करके पढ़ लिया, याद करने पढ़ना होना नहीं, इसको याद नहीं करना है, समझना है। एक बार समझ जाएंगे तो आप इस चार्ट को खुद 50,000 बार बना सकते हैं। नहीं समझे तो रटा हुआ कोई फायदा बेकार है, कोई
इट्स ऑफ नो यूज़, सिंपली यू हैव टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, ठीक। अब यहाँ पर फिर से कुछ चीज़ें जो है दी हुई है जिनको आप आसानी से पढ़ करके समझ सकते हैं, ठीक है। यही है, ईज़िली आप इनको जो है समझ सकते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इनको आप ईज़िली समझ सकते हैं। यहाँ पे जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है, जो पॉइंट हमने पढ़ा है, उन सब की सिर्फ और सिर्फ ये समरी है, मतलब उन सबको एक जगह लिखा हुआ है ताकि आप रिविज़न कर सके एंड टाइम में। जैसे पूरा वीडियो आपने देख लिया तो अब 4-5 दिन के बाद आप इनको नोट्स को जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये इस चार्ट को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी बात है, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके पढ़ने के लिए है, सिर्फ आप इनको पढ़ करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और इस पूरे चैप्टर का जो है PDF का नोट ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप जा करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने नोटबुक पर लिख भी सकते हैं और इनको आप एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। बाकी अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, share with your friends, and again we will see you with the same energy in the chapter number 2. So that's it, keep learning and enjoy learning, and share with your friends, subscribe to the channel. Take care, goodbye.